कुछ रशियन एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत की राफेल जेट चाइना की J-16 का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। नेपाल की तरफ से अभी जिस कलापानी इलाके को अपना बताया जा रहा था वो हिस्सा नेपाल की पुराने मैप में मौजूद ही नहीं है। साउथ कोरिया की KF-X 5th जनरेशन फाइटर जेट की असेंबली होना शुरू हो चुका है। तो क्या भारत अभी 5th जनरेशन फाइटर की रेस में पीछे पड़ने लगा है? 2017 में जनरल बिपिन रावत जी ने ऐसा क्यों कहा था कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या फिर HAL की रुद्रा हेलीकॉप्टर मॉडर्न वॉरफेयर में पीछे पड़ जाएंगे? और गलवान वैली से अभी 16 बिहार रेजिमेंट को हटाने का फैसला क्यों किया गया है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेके है। आप सबको पता होगा कि हाल ही में ही इंडियन एयरफोर्स को 22 अपाचे हेलीकॉप्टर को डिलीवर किया गया है, जो कि हमारी एंटी आर्मर कैपेबिलिटी को काफी हद तक बेहतर करने वाला है। लेकिन बदले में अगर चाइना को देखा जाए तो उनके पास काफी ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और बदले में हम इतने ज्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद नहीं सकते हैं। हमारे पास इसका एक देसी ऑप्शन मौजूद है जिसका नाम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है और अभी तो ऐसे 15 हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए जल्दी ही ऑर्डर मिलने वाली, जिनमें से 10 आर्मी और 5 इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करने वाली है। LCH की बात करें तो ये अपने सेगमेंट में एक बहुत ही बेहतरीन हेलीकॉप्टर है, लेकिन इसके साथ अभी कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हमने इसको बना तो दिया, लेकिन इससे फायर होने वाले हथियार अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। अभी अगर इसको इंडक्ट किया जाता है तो ये सिर्फ कैनन और 70 mm के रॉकेट को फायर करेगा, जो कि इन्फेंट्री यूनिट के खिलाफ सप्रेसिंग फायर करने के लिए तो सही है। लेकिन अगर एक प्रॉपर अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका एंटी टैंक रोल होता है और इसी वजह से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अटैक हेलीकॉप्टर की एक बेहतरीन वेपन होता है। हमारी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर कर सकता है और इससे फायर होने वाले हेलिना मिसाइल या फिर सैंड मिसाइल DRDO के मुताबिक अभी सभी ट्रायल को पूरा कर चुके हैं और प्रोडक्शन के लिए भी तैयार है, पर अभी भी इनकी प्रोडक्शन को लेके कोई भी खबर नहीं आ रही है। आर्मी के पास अभी रुद्रा हेलीकॉप्टर की करीब 60 के आसपास यूनिट मौजूद है, जिनमें अभी स्पाइक या फिर हेलफायर मिसाइल को इंटीग्रेट करने की बात किया जा रहा है। तो इसी वजह से अभी DRDO का कहना है कि आर्मी हमारी देसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए ऑर्डर नहीं कर रही है, पर अभी इसको लेके आर्मी और DRDO के बीच बातचीत जारी है और जैसे ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक उसी के साथ साथ ही इन मिसाइल के लिए भी ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जिस दिन नहीं बताता हूँ आप लोग भूल जाते हैं। अगला अपडेट 16 बिहार रेजिमेंट को लेके है। ये वही रेजिमेंट है जिन्होंने गलवान वैली में चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी को परमानेंट लूजर आर्मी का नाम दिया था। भले ही लूजर आर्मी तादाद में 5 गुना ज्यादा थी, लेकिन बिहार रेजिमेंट के फौजी छोड़ने वाले नहीं थे और इसमें किसको कितना नुकसान हुआ ये तो आप पहले से ही जानते हैं। लेकिन चाइना की तरफ से इस पे खुल के कुछ नहीं बताया जा रहा है और हमारी बात करें तो हमारे 20 जवान वहां पर वीर गति को प्राप्त होने के साथ साथ 78 जवान हमारे घायल हुए थे, जो कि अभी ठीक हो चुके हैं। लेकिन जिस जमीन को अपना खून देकर बिहार रेजिमेंट की फौजियों ने बचाया था, अभी उनको वहां से हटाया जा रहा है। सुनने में तो थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण है। दरअसल 16 बिहार रेजिमेंट पिछले 2 से 2.5 साल से वहां पर पोस्टेड थी और अप्रैल 2020 तक उनका सर्विस पीरियड वहां पर पूरा होने वाला था और उसके बाद उनको किसी पीस टाइम स्टेशन में भेजा जाने वाला था। लेकिन पहले तो पैंडेमिक की वजह से ये डिले हो गया था और उसके बाद चाइना के साथ पंगा हो गया और इसी वजह से वो अभी तक वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन अभी उनको वहां से रिलीव कर दिया जाएगा, साथ ही वहां पर अभी 1st बिहार रेजिमेंट को पोस्टिंग दी जाएगी। अगला अपडेट भारत की एमका प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। रिसेंटली कल रात को ट्विटर में एक फोटो वायरल होने लगा था जिसमें साउथ कोरिया की कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा डेवलप किए गए KF-X 5th जनरेशन फाइटर जेट के फसलैक्स सेक्शन को दिखाया गया था। ये क्लेम किया जा रहा था कि इसकी असेंबली अभी चल रही है और इसकी पहली प्रोटोटाइप को 2021 तक तैयार कर लिया जाएगा और उसके बाद इसकी पहली फ्लाइट को 2022 में कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद उसको 4 साल तक टेस्ट करने के बाद 2026 से 2028 के बीच इसकी सीरीज प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा। तो अभी कुछ लोग इस बात को लेके HAL को सजेशन दे रहे हैं कि HAL को भी कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की KF-X प्रोग्राम से कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि एमका और KF-X प्रोग्राम इन दोनों में सेम इंजन यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक्स की 4N4 इंजन लगने वाली और इन दोनों की टेक ऑफ वेट लगभग 25 टन के आसपास होने वाली है। तो इतनी सारी समानताएं होने के बाद भी हमारी एमका प्रोग्राम अभी ड्राइंग बोर्ड में है, जबकि साउथ कोरिया की तरफ से KF-X प्रोग्राम की प्रोटोटाइप की असेंबली होना शुरू हो चुका है। लेकिन माना कि HAL स्लो है, पर कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से अभी जिस KF-X को बनाया जा रहा है और इसकी जिस वेरिएंट के प्रोटोटाइप की असेंबली चल रही है उसे 5th जनरेशन फाइटर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें इंटरनल वेपन बे मौजूद नहीं है
और इसकी जिन मार्क 1 वेरिएंट्स को 2028 से मास प्रोड्यूस किया जाएगा, ये बस कुछ लिमिटेड एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन को ही कर पाएंगे। इसके बाद जब इसकी मार्क 2 वर्जन सामने आएगी और उसको डेवलप किया जाएगा तो वो सही मायने में एक 5th जनरेशन फाइटर कहलाने वाली है। तो यहाँ पर एमका के साथ इसकी मार्क 1 स्टैंडर्ड की वेरिएंट को कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक 4.5 जनरेशन का फाइटर होने वाला है। उस स्टैंडर्ड में हमारे पास मीडियम वेट फाइटर या फिर ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मौजूद है और इन दोनों की प्रोटोटाइप 2023 तक ही तैयार हो जाएगी और लगभग सेम टाइम पीरियड में इनकी प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एमका की डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रहा है। रिसेंट इंटरव्यू के दौरान एचएएल की तरफ से बताया गया है कि इसकी MK1 वर्जन की सीरीज प्रोडक्शन 2035 तक शुरू की जाएगी और मार्क 2 वर्जन की सीरीज प्रोडक्शन 2039 तक ही शुरू हो पाएगी। तब तक मैं बुढ़ा जरूर हो जाऊंगा, आपका मुझे नहीं पता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स और पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स को लेके है। यूरेशिया टाइम में आज इसको लेके एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि किसी रशियन एक्सपर्ट के मुताबिक, जिसका नाम मेंशन नहीं किया गया था, तो उनके मुताबिक अगर भारत और चाइना की एयरफोर्स के बीच लड़ाई होती है तो इसमें इंडियन एयरफोर्स के रफेल भारत को कोई खास मदद नहीं कर पाएंगे। उनके मुताबिक एक तो रफेल काफी महंगे हैं और एक रफेल की कॉस्ट के अंदर 3 जेट-20 को खरीदा जा सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा इशू चाइना की J-16 एयरक्राफ्ट है, जो कि यूरेशिया टाइम के मुताबिक Su-35 का कॉपी है और Su-35 में और J-16 में कोई भी अंतर नहीं है और इन्होंने सिर्फ 2 ही पैरामीटर को लेके वहां पर कंपैरिजन किया था कि J-16 का मैक्सिमम स्पीड मार्क 2.2 तक है, जबकि रफेल की मैक्सिमम स्पीड मार्क 1.8 तक है और J-16 का सर्विस सेलिंग रफेल से ज्यादा है और इसीलिए J-16 या Su-35 रफेल से बेहतर है। और अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 36 के 36 रफेल जेट को डिप्लॉय किया जाता है तब भी चाइना के पास एडवांटेजेस रहने वाले हैं। सबसे पहले तो इस आर्टिकल को लिखने वाले इंसान के 50 रुपए इस वजह से काटने चाहिए क्योंकि उसने J-16 को Su-35 का कॉपी बताया और इन दोनों की परफॉर्मेंस को सेम बताया, जबकि J-16 Su-30 MKK का कॉपी है और वो भी सस्ता वाला, और बाकी एवियोनिक्स और रडार के मामले में ये Su-35 से काफी पीछे है। पर अगर विजुअल रेंज की डॉग फाइट की बात करेंगे तो तब वहां पर रफेल को ही हरा सकते हैं, क्योंकि यूरोफाइटर या फिर रफेल के साथ जब Su-30 MKI की डॉग फाइट को सिमुलेट किया गया था तो तब वहां पर ये बुरी तरीके से हार गए थे। लेकिन BVR डॉग फाइट में J-16 रफेल को डिटेक्ट करने से काफी पहले ही रफेल उनको मार गिरा सकता है। और वैसे यूरेशिया टाइम के सो कॉल्ड रशियन एक्सपर्ट शायद ये बताना भूल गए कि Su-30 MKI भारत के पास भी मौजूद है, जो कि ओरिजिनल वाला है और ये J-16 को आमने सामने की टक्कर देने वाले हैं। खैर जाने देते हैं, लेकिन इससे गंदा वाला कंपैरिजन मैंने आज तक नहीं देखा है। अगला अपडेट नेपाल को लेके। नेपाल की बात करें तो नेपाल की पॉलिटिक्स में अभी काफी कुछ चल रहा है। एक दिन पहले ही नेपाल की तरफ से सभी इंडियन न्यूज चैनल को नेपाल में बैन कर दिया गया और इसको लेके कोई भी ऑफिशियल नोटिस सामने नहीं आई है। नेपाल की बॉर्डर को अभी सील करके रखा गया और ये सब लिपुलेख और कलापानी इलाके के इशू को लेके शुरू हुआ है। अब भारत की तरफ से लिपुलेख और धरचुला एरिया में जो 80 किलोमीटर का रोड बनाया गया था, इसको लेके नेपाल की तरफ से प्रॉब्लम आना शुरू हो गया और बदले में नेपाल की तरफ से एक नए मैप को इशू कर दिया गया और KP ओली ने अपने मन मुताबिक इसको नेपाल की पार्लियामेंट में पास करा दी और उनका मानना यह था कि कलापानी इलाका नेपाल का है। अभी तो KP ओली नेपाल के PM कम और चाइनीज एनवॉय के पर्सनल मैनेजर ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि वो आंटी जो बोलती है ये वही कर रहे हैं। अब दुनिया वाले इसको लेके तरह तरह के बातें बोल रहे हैं क्योंकि वो शर्मा जी की बेटे को चाउमीन की लत लग गई है। अब मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये बातें आंटियां करें तो ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे आंटियों को ज्यादा पता होता है कि मोहल्ले के किस लड़के का किस लड़की के साथ चक्कर चल रहा होता है। लेकिन मुद्दे की बात तो ये कि अभी नेपाल की एक बहुत ही पुरानी मैप सामने आई है। ये मैप 1954 का है और इसको उस वक्त नेपाल के स्टैम्प में भी छापा जा रहा था। इसके मुताबिक जिस इलाके को नेपाल के PM KP ओली अपना बता रहे हैं वो इलाका इंडिया का है, यानी कि वो इलाका कभी भी नेपाल का था ही नहीं। और इसी बात को लेके अब एक NGO है जिसका नाम भारत रक्षा मंच है, वो अभी इसको बेस करके नेपाल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।